मिर्ची मसाला। रानी अपने मोहल्ले की सबसे तेज तर्रार औरत होती है। तेज तो तेज, वो पूरे मोहल्ले के साथ साथ पूरे बाजार की खबर भी रखती है। किसी के घर में एक चमची भी हिलती है तो उसकी खबर रानी तक पहुंची जाती है। एक रोज वो अपनी बालकनी में बैठी चिड़ियों को दाना दे रही थी। उसी वक्त उसकी नजर एक बाइक पर बैठे लड़के पर पड़ती है। तभी वो शेखर को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, ये काली गंजी में लड़का हमारे मोहल्ले में क्या कर रहा है? बहुत देर से बाइक पर बैठा किसी से बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ चक्कर है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बार बार वो गली की ओर देख रहा है। लगता है किसी लड़की के साथ भागने का प्लान चल रहा है। तभी वहां रानी की बेटी रिंकू आती है और वो बाइक पर बैठे लड़के को देखकर कहती है, आप दोनों उसकी बात कर रहे हो क्या? अरे देखना, आधे घंटे से वहीं खड़ा है उल्लू की तरह। पापा मैं इसे जानती हूँ, मैंने इसे बहुत बार देखा है। वो बगल वाले मोहल्ले में शाहू जी की बेटी है ना, इसके साथ घूमती रहती है। दोनों का लफड़ा 4 साल से चल रहा है, सबको पता है। मम्मी तुम्हें ये बात कैसे पता नहीं लगी? अरे ऐसे कैसे नहीं पता, मुझे तो पता है शाहू की लड़की का ही चक्कर चल रहा है, लेकिन लड़के के बारे में मुझे नहीं पता था। वो लोग तो राजी नहीं है ना लड़के के लिए। तभी तो आज ये यहाँ खड़ा है और लड़की भगाने की फिराक में है। ओहो, तब तो आज बिना टिकट के मूवी देखने को मिल जाएगी। आज तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, आज मैं बिजी रहूँगी। अरे लड़कियाँ भाग जल्दी, तब तो मैं मिर्च मसाला लगाकर पूरे बाजार में हल्ला करूँगी। तभी शाहू की लड़की बैग लेकर वहाँ गली से आती है और बाइक पर बैठे लड़की के साथ चली जाती है। रानी ताली बजाते हुए कहती है, लो भाग गई शाहू की लड़की। बड़ा नाक लेकर फिरता था ना, अब कट गई उसकी नाक। चल रानी अपने काम में लग जा। रानी उसी वक्त घर से उतरकर नीचे आती है और अपने बगल वाली औरतों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती है। अरे तुम लोगों को कुछ पता भी है कि नहीं? वो शाहू की लड़की भाग गई। क्या बाबा रे, आजकल के ज़माने में क्या क्या हो रहा है। किस्मत फूटी बेचारी की, कितना इतराता था अपनी बेटी पर। लेकिन भाभी आपको कैसे पता चला? अरे कैसे क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी रिंकू तो पहले से ही जानती थी सब। आज सुबह जब मैं चिड़ियों को दाना दे रही थी तब एक लड़का काले गंजी में बाइक पर बैठकर फ़ोन चला रहा था। मुझे तो बस उसी वक्त शक हो गया था कि वो उसी से बात कर रहा है। फिर वो आई और बाइक पर बैठकर चली गई। उसके हाथ में ना 2 बैग भी थे बड़े बड़े। बाइक पर गई है, कोई भाग थोड़ी गई है। अच्छा जी, लो मुझे क्या समझती है, मैं पूरी तहकीकात किए बिना कुछ नहीं कहती। दोनों ने जाकर मंदिर में शादी कर ली और थाने जाकर सरेंडर कर दिया। मांग में सिंदूर देखा है मैंने लड़की के। उसके माँ बाप दोनों थाने से रोते रोते निकले हैं बेचारे। भाभी आपको कैसे पता चला वहाँ की बातें? अरे कैसे क्या, तुम्हारे भैया का तो उठना बैठना ही है सरकारी आदमियों के साथ। हमें तो खबर लगी ही जाती है। मुझे तुम लोग क्या कम समझ रही हो? माँ बाप रो रहे थे और लड़की लड़के के हाथ में हाथ डालकर चली गई वहाँ से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इधर रिंकू फ़ोन पर अपनी सहेलियों के साथ लग जाती है और भागने वाली बात सबको बताने लगती है। मिर्च मसाला लगाने में रानी और रिंकू की कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक रोज़ उमंग का रिश्ता आता है। शेखर रानी से कहता है, उमंग का रिश्ता आया है। अब तुम्हारी टीम में मिर्च मसाला लगाने वाली एक और व्यक्ति जुड़ जाएगी। ऐसे कह रहे हो जैसे हम ही मिर्च मसाला लगाते हैं। आप तो दूध के धुले हैं ना। अरे तुम भी ना, अब क्या ज़बान पकड़ोगी? कल लड़की वाले आ रहे हैं, देखना। शेखर वहाँ से चला जाता है। बात तो सही है, हमारी टीम में एक मेंबर और बढ़ जाएगा। बस भगवान, लड़की भी हमारी तरह मिर्ची मसाले वाली निकले, फीकी चाय नहीं। अगले दिन उमंग का रिश्ता लेकर अंजलि के घर वाले आते हैं। रिश्ता तय हो जाता है और शादी होकर अंजलि अपने ससुराल चली जाती है। आती ही अंजलि अपनी कला दिखा देती है और रिंकू से कहती है, दीदी क्या लग रही थी आप पूरी शादी में? मुझे तो एक बार के लिए लगा कि मैं दुल्हन हूँ या आप। सबकी नज़रें ना आपके ऊपर ही थी, पर तब मैंने देखा कि एक लड़की की नज़रें आपके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैंने तो सुना है कि वो जादू टोना भी करती हैं, इसीलिए ना सबसे पहले मम्मी जी मेरी नहीं दीदी की नज़र उतारिए। रिंकू और रानी एक दूसरे को देखने लगती है और धीरे से कहती है, मम्मी ये तो जैसे हमने सोचा था उससे भी तेज़ है। भगवान बस इसी तरह अपने सौरों के लिए भी मिर्ची मसाले लगाने वाली लड़की मिल जाए। हाँ बस फिर मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। रानी रिंकू और अंजलि की नज़र उतारती है। फिर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है।
कमरे में जाकर अंजलि उमंग से कहती है, हमारे कमरे में एक एसी तक नहीं है। इतना दहेज लेने के बाद भी तुम एसी नहीं लगवा सकती थी क्या? अरे यार, अभी कौन सी गर्मी है जो तुम्हें एसी चाहिए? अगले साल लगवा दूंगा। बात एसी की नहीं है, बात इज्जत की है। मेरी सहेलियाँ ठीक ही कह रही थी कि लड़का सही नहीं है। इतना दहेज लेकर तो मुझे और भी अच्छा लड़का मिल जाता। मेरी मौसी ने तो कहा भी था, घर अंदर से मजबूत नहीं है, उनकी नज़रें बहुत तेज़ हैं। अच्छा, और क्या क्या कहा तुम्हारी मौसी ने? यही कि इतने पैसों में तो मुझे कोई पैसे वाला लड़का मिल जाता। एक तो लड़का सावला, ऊपर से खोखला। उमंग को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और अंजलि मन ही मन खुश होकर खुद से कहती है, मजा आ गया। क्या मिर्च मसाला लगाकर कहा तुमने? अब तो कल की कल ही एसी लग जाएगा। इधर रिंकू शेखर और रानी से कहती है, पापा दहेज तो हमें बहुत कम मिला है, देख के तो लग रहा है इसके मायके में पैसों की कमी नहीं है। अरे ठीक है ना, जो मिल गया। तेरी शादी में भी हम ज़्यादा दहेज नहीं देंगे। दहेज के लिए मैं नहीं, शादी में आए लोग कह रहे थे। मैंने तो अपने पड़ोस वाले अग्रवाल अंकल को कहती सुना। वो बोल रहे थे कि उमंग में ही कोई कमी होगी जो इतने कम तिलक में मान गए शेखर जी। मेरे सौरों के लिए ऐसा कहा? अरे कमी उसके बेटे में होगी। ऐसी शादी कहीं देखी है उसने जो कुछ भी बके जा रहा है? अगले दिन सुबह पहले ही उमंग उठकर अपने दोस्त की एसी की दुकान खुलवाकर एसी लगवाता है और अंजलि से कहता है, अपनी मौसी से कह देना, मुझसे अच्छा और पैसे वाला लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलता। दहेज तुम लोगों ने दिया ही कितना है? एसी की तस्वीर अपनी मौसी को भेज देना। अरे ठीक है ना, एसी है, कोई तोप नहीं। आजकल तो गरीब के घर में भी एसी होता है। उमंग वहां से चला जाता है। तुम्हारे मिर्च मसाला लगाने की कला से घर में एसी तो लगा अंजलि महारानी। अंजलि रानी के पैर छूती है। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने सबके लिए कपड़े भेजे हैं, मैं अभी सबको दे देती हूँ। हाँ हाँ, दे दे बहू। अंजलि कपड़े की अटैची खोलती है और कहती है, सबसे महंगी दुकान से मेरी मम्मी ने कपड़े लिए हैं मम्मी जी। ये आपकी साड़ी और दीदी आपके लिए सूट पूरे 5,000 का है। भाभी ये 5,000 का लग तो नहीं रहा। वैसे मुझे ना ये पसंद नहीं है, आप ही रख लो। मैं तो आपकी कोई साड़ी में से देख लूँगी। मेरी साड़ी में से? वो तो मैंने सब अपने लिए पसंद की है ना। ठीक है, अगर आपको पसंद हो तो उसी में से ले लीजिएगा, और क्या। अंजलि सबके कपड़े रानी को देती है और रसोई में चली जाती है। इधर रिंकू अंजलि पर चिढ़ जाती है। भाभी ये घर मेरा है और यहाँ मेरी चलती है, मुझसे बना कर चलना होगा आपको। अंजलि खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। सब खाकर खुश हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। खा पीकर जब शेखर अपने घर से दुकान जाने को निकलता है तब वो देखता है कि अग्रवाल वहीं खड़ा है। वो जाकर उससे भिड़ जाता है। मेरे बेटे में कमी बताता है? अरे कमी तेरे बेटे में है। तेरे बेटे में क्या, तेरे पूरे खानदान में है। अरे क्या पीकर आए हो क्या? हाँ, कुछ भी बके जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या कहा? क्या बोला तू? शेखर अग्रवाल का गला पकड़ लेता है और दोनों में जोरों की मारपीट हो जाती है। सब मिलकर उन्हें छुड़ाते हैं और दोनों कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। शाम को रिंकी अंजलि के कमरे में उसकी साड़ी देखने चली जाती है। देख लो दीदी। भाभी मुझे ना ये रेड वाली पसंद है। दीदी ये साड़ी को छोड़कर जो भी आपको पसंद है आप ले लो। ये मेरी नानी ने मेरे लिए खरीद कर रखी थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। चाहिए तो मुझे यही साड़ी, नहीं तो मैं कुछ नहीं लूँगी। रिंकू कमरे से चली जाती है। रात को रिंकू रानी के कमरे में जाकर उससे कहती है, मम्मी भाभी पर लगाम कस लो, वरना पता चलेगा कि तुम नौकरानी और वो महारानी बनकर बैठ गई है घर की। अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू? ऐसा क्या, सही तो कह रही हूँ। एक साड़ी उनसे नहीं दी गई। शादी में ननद के कपड़े आते हैं, वो भी उसकी पसंद के। मैंने साड़ी पसंद की तो भाभी ने मुझसे पता है क्या कहा? क्या कहा? कहा कि ऐसी साड़ी तुमने देखी है कभी? इतनी महंगी है, मैं नहीं देने वाली, खुद खरीद लो अपने पैसों से। तुम लोगों की हैसियत भी है क्या ऐसी साड़ी लेने की? क्या ऐसा कहा बहू ने? अभी खबर लेती हूँ उसकी। रानी को आग बबूला होता देख रिंकू खुश हो जाती है। मज़ा आ गया, अब होगी भाभी की क्लास। खुद को बड़ी शेरनी समझ रही थी ना, आते ही एसी लगवा ली कमरे में। आज तक मेरे कमरे में एसी नहीं लगी। अगले दिन रानी अंजलि से कहती है, बहू आज से मैं काम वाली हटा रही हूँ, तुझे ही घर के सारे काम करने होंगे। क्या मम्मी जी, इतने काम मैं कैसे करूँगी? ये कोई बात हुई क्या? बात तो यही है, अब हमारी तो हैसियत ही नहीं है ना काम वाली रख सके, तो हटा रही हूँ। बाकी तू क्या कैसे करेगी देख ले। रानी काम वाली को हटा देती है।
अंजलि अकेले पूरे घर का काम करती है और एक ही दिन में वो थक कर चूर हो जाती है। रात में उमंग से कहती है, तुम्हारी माँ ने काम वाली हटा दी। मैं क्या कोई काम वाली हूँ जो मुझे इस तरह खटा रहे? ये सब तुम और मम्मी जानो, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब मैं ही देख लूंगी, फिर कुछ कहना मत मुझसे। अगले दिन अंजलि पग फेरे के लिए मायके जाती है और वापस नहीं आती। इधर रानी कहती है, अरे रहने दो, मायके में कितने दिन रहेगी? 1 महीना, उससे ज़्यादा क्या? हाँ, वापस तो उसे यहीं आना है। सोच रही है हम उसके तेवर से डर जाएंगे। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ रिंकू सौरव को फ़ोन पर बात करते सुन लेती है। क्या बच्चियों, किससे बातें हो रही है? मेरी होने वाली भाभी से ना? अरे रिंकू, देख अभी किसी से मत कहना कुछ। क्यों ना कहूँ, मैं तो जा रही हूँ बताने। तुम्हारी शादी होगी तो मुझे भी तो बहुत कुछ मिलेगा। अरे रुक तू। पर वो तो भागती हुई हॉल में जाती है और सबके सामने कहती है, सौरव को एक लड़की पसंद है, चुपके चुपके उससे बात करता है। मम्मी इसकी ना शादी करवा दो, वरना कहीं ये भी शाव की लड़की की तरफ भाग गया तो क्या होगा? अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? उसे जिससे शादी करनी है करने दो। मेरे लिए अरेंज मैरिज वाली लड़की लाए थे ना आप, जो आते ही मायके जाकर बैठ गई। अरे हमने कौन सा मना किया है? सौरव, लड़की के माँ बाप से मेरी बात करवाओ, अगले महीने ही तेरी शादी करवा देता हूँ। सौरव शिवानी के घर वालों से शेखर की बात करवाता है। शेखर दोनों का रिश्ता तय कर देता है। उधर अंजलि को सौरव की शादी की खबर लगती है और उसकी माँ कहती है, बेटा अब तो तेरी देवरानी आ जाएगी, तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब अपने ससुराल चली जा बेटा। हाँ मम्मी जाऊंगी ही, लेकिन शादी के ठीक 15 दिन पहले, जब मम्मी जी खाना बनाने वाली रख लेगी। सौरव और शिवानी की शादी के ठीक 15 दिन पहले अंजलि अपने ससुराल वापस आ जाती है। अचानक से अंजलि को देखकर सबके मुंह बन जाते हैं। रिंकू ताना देते हुए कहती है, लाड की बुद्धू घर को आए। दीदी दहेज देकर शादी की है, अब इस घर पर मेरा भी हक है। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। रिंकू सबसे कहती है, भैया देख लिया महारानी के तेवर, पता नहीं कब तक चलने देगी ये मम्मी की। इसकी अकल तो शिवानी ही ठिकाने लगा देगी। अंजलि आराम से रहने लगती है। देखते ही देखते शिवानी और सौरव की शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। शिवानी बहुत सारा दहेज साथ में लेकर आती है। ये देखकर रानी की आंखें फट जाती है। छोटी बहू, तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी ना? जी मम्मी जी, लेकिन सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, वो दे दूँ पहले? हाँ दे दे बेटा। शिवानी सबको महंगे महंगे गिफ्ट देती है और अंजलि के लिए सबसे सुंदर साड़ी लाती है। भाभी ये आपके लिए, कैसी लगी आपको? अरे छुट्टी बहुत सुंदर है। देख, यहाँ हम दोनों जिठानी देवरानी नहीं, बहनें हैं, यही समझकर हम साथ रहेंगे। जी भाभी। रिंकू सोचती है, इन दोनों में बननी नहीं चाहिए, ऐसी नमक मिर्ची लगाऊंगी कि दोनों एक दूसरे से जलने लगेंगी। अगले दिन शिवानी उठकर अंजलि के पैर छूती है। भाभी आज आपकी छुट्टी, खाना मैं बनाऊंगी। अरे मैं भी तेरी मदद करवाती हूँ ना। देवरानी जिठानी साथ में मिलकर खाना बनाती है और सबको परोसती हैं। खाना खाकर सब शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे नेक भी देते हैं। मैंने अकेले नहीं, भाभी ने साथ मिलकर खाना बनाया है, तो नेक में भी उनका बराबर का हक होना चाहिए ना। अरे छुट्टी तू भी ना, मैंने तो बस तेरी हेल्प की थी, बाकी सब तो तू नहीं किया है, नेक तू रख ले। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। उमंग और अंजलि के बीच में भी सब सही हो जाता है। अंजलि और शिवानी मिलकर खाना बनाती। एक रोज़ रिंकू शिवानी को अकेले पाकर उससे कहती है, भाभी एक बात कहूँ आपसे, आप ना बहुत सीधी हो। अरे ऐसा नहीं है दीदी। अरे सच में भाभी आप सीधी हो, तभी तो अंजलि भाभी आपका फ़ायदा उठाती हैं। ये क्या कह रही हो? आपको पता भी है क्या, वो आपकी पहली रसोई में भाभी ने आपके सामने आपकी तारीफ़ की और पीठ पीछे कहती है सारा खाना तो मैंने बनाया, शिवानी को तो कुछ आता भी नहीं है, लव मैरिज के कारण उसकी शादी हो गई, वरना कंवारी ही रहती। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं कह सकती। ठीक है, मुझे क्या है, आपको नहीं मानना तो मत मानो। शिवानी का मुंह उतर जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। इधर रिंकू अंजलि के पास जाकर कहती है, भाभी आप इस घर की बड़ी बहू हो तो आप बड़ी की तरह रहो ना। अरे क्या बड़ा क्या छोटा, आप तो ऐसा सोचती हो। और शिवानी भाभी कहती है कि आप उनसे चिपकती हो क्योंकि वो पैसे वाले घर से है ना, और दहेज भी बहुत लेकर आई हैं। अरे मैं क्यों उससे चिपकने लगी? वैसे मुझे ना शिवानी भाभी पसंद ही नहीं है, पता नहीं भैया क्या देखकर उसके प्यार में पड़ गए। पूरे घर की चुगली करती हैं अपने मायके में,
खास करके आपकी। क्या? और नहीं तो क्या, जब देखो कहती है आप घर छोड़कर चली गई थी, जैसे ही आपको उनके बारे में पता चला तो आप मुंह उठाकर आ गई। अब अंजलि का दिमाग गर्म हो जाता है और वो उसी वक्त शिवानी के कमरे में उससे लड़ने चली जाती है। दोनों में बहस होने लगती है और जोर जोर से आवाज़ आने लगती है। भाभी आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, खुद तो आपके और आपके पति के बीच बनती नहीं। मैं तुम्हारी तरह लव मैरिज करके नहीं आई हूँ, मुझे मत सिखाओ। आवाज़ से घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सौरव कहता है, शिवानी ये सब क्या है? मुझसे क्या, अपनी प्यारी भाभी से पूछो ना। अपनी बीवी को समझाओ, मेरे बारे में कुछ ना कहे। मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही ने सबसे कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सौरव रिंकी की आदत को अच्छे से जानता है। ये सब सुनकर वो समझ जाता है। भाभी भाभी एक मिनट, ये सब आपसे किसने कहा? दीदी ने। ये सब भाभी ने कहा है तुम्हारे लिए, ऐसा तुमसे किसने कहा शिवानी? दीदी ने। अब भी तुम दोनों को कुछ समझ में नहीं आया? ये सब रिंकू का किया धरा है। वह हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहती है और बात को पूरी तरह बदल देती है। उसी की हरकतों के कारण पापा और अग्रवाल अंकल की दुश्मनी हो गई। अब तक इस घर में जो भी हुआ उसी के कारण हुआ है। सब रिंकू की ओर देखने लगते हैं और अंजलि शिवानी से कहती है, दीदी अब ना आप अपने ससुराल में नमक मिर्च लगाकर आग लगाना। दीदी की शादी महीने भर में ही कर दो, वरना मैं और भाभी चले जाएंगे अपने अपने मायके। इतना नमक मिर्च तो मैंने कभी मोहल्ले की बातों में भी नहीं लगाया रिंकू। तुमने अपने घर में ही मिर्ची लगाकर आग लगा दी। अब तो तू इस घर से विदाई हो जा भाई, इससे मैं सबकी भलाई है। सबकी आंखें खुल जाती है, रिंकू की शादी हो जाती है और अब सब अच्छे से रहने लगते हैं।